हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक ऐसे यूनिट को कवर करने जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा यूनिट, यानी कि 12 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी है, न्यूमेरिकल है, बहुत कुछ है और सबसे बड़ा चैप्टर है। सोचो 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, उसमें से ये अकेला यूनिट जो है वो 12 नंबर का है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट 100 मिनट्स के अंदर आपको ये चैप्टर अच्छे से कवर करा दूं। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल, थ्योरी, डायग्राम, ग्राफ, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से कवर कराऊंगा। बिल्कुल तसल्ली से वीडियो को एंड तक देखना और 12 नंबर अपने इस एक ही वीडियो से पक्के कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एडीएएस। सबसे पहले हमें समझना है एग्रीगेट डिमांड कहते किसको है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। देश में जितने भी सामान की टोटल डिमांड हो रही है, सब छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा सामान हो, जितने भी सामान की टोटल डिमांड हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। दिस रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड है। इसका फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा एग्रीगेट डिमांड। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से समझो। अभी सबसे पहला कंपोनेंट है इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ गए आप, टोटल डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब ये किन किन चीज से मिलके बनेगा, सबसे पहले मैं आप हम सब कंज्यूमर है, हम लोग जितनी भी चीजों की डिमांड कर रहे हैं, चाहे कपड़े हो, खाने पीने की चीजें हो, किताबें हो, चेयर हो, या फिर कॉपी पेन हो, स्टेशनरी या कोई भी आइटम हो, हम जो भी चीज डिमांड कर रहे हैं अल्टीमेटली वो एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिपेंड किस पे करता है, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है इनकम माइनस टैक्स। इनकम में से टैक्स घटा देंगे, जो इनकम बनेगा उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। हायर द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर इनकम ज्यादा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, इनकम कम है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा। तो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीन खरीद रहे हैं क्लास, या फिर हम लोग कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं तो कार खरीद रहे हैं, जो भी चीज हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी है, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल को ऐड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो दो टाइप का है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान समझना, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, जनरली ये प्राइवेट सेक्टर करती है और ये इनकम पे डिपेंड करता है। मतलब इसका जो डायग्राम इस तरीके से बनेगा ना, अपवर्ड स्लोप बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते चले जाएंगे। सीधी सीधी बात, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो डिपेंड करता है इनकम पे। हायर द लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी मोर। अगला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट है। देखो ये रहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट है। इसको आई बार, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कांस्टेंट, चाहे इनकम कुछ भी हो, ये इन्वेस्टमेंट होगी। आमतौर पे इसे सरकार किया करती है। अब ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है कांस्टेंट है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, MEI क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक एडिशनल रिटर्न हमको मिलती है, दिस इज कॉल्ड MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अगर कुछ खर्चा कर रही है, चाहे कंजप्शन हो चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस हो, वो भी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स टू मीट पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन पे, डिफेंस पे सरकार जो खर्चा करती है, सब गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अगला है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट
on capital goods. These expenditure are needed to develop the economy like construction of highway, road, hospital building, school, power plant. इन सब पे सरकार जो खर्चा करती है ये भी डिमांड ही तो है हमारे देश के सामान का, इसीलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है और ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो भी फॉरेनर्स हैं, एनआरआईज हैं, वो हमारे देश में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी डिमांड करते हैं, तभी तो हम उनको बेचते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट प्लस आइटम होता है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो माइनस आइटम होता है, क्योंकि हम देश का सामान ना खरीद के हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, इसलिए इंपोर्ट माइनस आइटम है। इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जो है वो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। सो एडी का फॉर्मूला क्या हुआ? कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसी के अंदर दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट में अब्रॉड वाला नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करेंगे एडी आएगा। लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में कंज्यूमर होता है और फर्म होता है, यानी हाउस होल्ड और फर्म दो ही होते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। सो इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी का मतलब है डिजायर्ड कंजप्शन, आई का मतलब है डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? प्लान। इतना हम प्लान कर रहे हैं कंजप्शन होगा, इतना हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट होगा। सो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है एग्रीगेट डिमांड का इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। चलो क्लियर हो गया। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन इन टू सेक्टर इकोनॉमी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मैं कंजप्शन की अगर बात करूंगा तो पहले मैं कंजप्शन के बारे में ना कुछ बातें आपको बताता हूं कि कंजप्शन होता क्या है। बेसिकली कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब पूरे देश का कंजप्शन जीरो कैसे हो सकता है? जो इंसान पैसे नहीं भी कमा रहा वो भी जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, खाना पीना कुछ तो करता होगा, कुछ तो पैसे खर्च करता होगा। सर अगर कमा रहा खर्च कैसे करता है? दो सोर्सेस से, पास्ट सेविंग, पहले कुछ बचाया होगा या किसी से उधार लेगा, ये दो सोर्सेस है, पास्ट सेविंग्स और बोरोइंग्स, दीज आर द टू सोर्सेस। इसीलिए कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको सी से डिनोट करते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भले ही आपकी इनकम जीरो है तब भी एक मिनिमम कंजप्शन होती है, उसको ऑटोनोमस कंजप्शन ए बार या स्मॉल सी बार कहते हैं। इट इज एसेंशियल इवन व्हेन इनकम डज नॉट परमिट इट, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स मे बी द टू सोर्सेस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं बनेगा। अगर मैं कंजप्शन का यहाँ पे स्केड्यूल दिखाऊं आपको तो इनकम जीरो है, कंजप्शन फिर भी 20 है, इनकम 20 है, कंजप्शन 25, इनकम 40 है, कंजप्शन 30, इनकम 60 है, कंजप्शन 35, इनकम 80 है, कंजप्शन 40। तो कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा भले ही आपकी इनकम जीरो हो। इसीलिए सी का जो डायग्राम है थोड़ा ऊपर से बनता है और ये जो है ना इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन ए बार या सी बार। एनसीईआरटी में ये स्मॉल सी बार है और संदीप गर्ग में आई थिंक ए बार है, तो आप देख लेना दोनों में से एक ही बात है वो, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं 10 10 10 10 10। अब सी प्लस आई को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा? एडी, यानी कि 20 प्लस 10 30, 25 प्लस 10 35, 30 प्लस 10 40, 35 प्लस 10 45, 40 प्लस 10 50। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड जिसका फॉर्मूला है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, आई भी कभी जीरो नहीं होगा, आई तो हमेशा कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए कभी जीरो से ओरिजिन से नहीं बनता है। मैं दोनों को ऐड करूंगा बनेगा सी। तो ये हो गया क्लास आपका आई, ठीक है, ये हो गया सी और सी प्लस आई, ये बन गया एडी। तो सी कभी जीरो नहीं हो सकता, एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। एग्रीगेट डिमांड के अंदर सी होता है, जब सी ही कभी जीरो नहीं हो सकता तो एडी कैसे जीरो होगा खुद सोचो। तो इसीलिए एडी ऊपर से बनता है और सी और एडी के जो बीच का गैप है उसी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अज्यूम करते हैं कांस्टेंट, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एडी जो है वो सी प्लस आई के सम के बराबर है। क्योंकि सी कभी जीरो नहीं हो सकता इसीलिए एडी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी, राइट। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे।
एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड तो आपको समझ आ गया। आते हैं नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई। साल भर में जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। साल भर में होने वाली डिमांड एग्रीगेट डिमांड, साल भर में होने वाली सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई। इसके दो कंपोनेंट है, कंजप्शन और सेविंग, सी एंड एस। तो कंजप्शन क्या होता है? इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया, और इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया वो आपने बचा लिया। सी प्लस एस को ऐड करोगे तो क्या आएगा? एग्रीगेट सप्लाई, राइट। इनिशियली सेविंग्स नेगेटिव होता है, शुरू शुरू में जब आप इतना पैसा नहीं कमा रहे होते तो सेविंग्स आपका माइनस में होता है। क्यों? आपकी इनकम कितनी हो गई? 100, कंजप्शन कितनी होगी? 120। 100 कमा रहे हो, शुरू शुरू में इतना पैसा नहीं कमा रहे, कंजप्शन तो है ही जीवन व्यापन करने के लिए 120, तो सेविंग कितना आएगा? माइनस का 20। फिर सेविंग क्या आता है? शुरू में नेगेटिव, फिर धीरे धीरे आपकी इनकम जो है बढ़ती है और इनकम कंजप्शन के बराबर आती है, फिर सेविंग जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे इनकम और बढ़ती है तो सेविंग जो है वो प्लस का 20। तो सेविंग शुरू में नेगेटिव होता है, फिर जीरो होता है, फिर प्लस होता है। यही आपको डायग्राम में भी दिखेगा, सेविंग्स इनिशियली नेगेटिव, देन जीरो, देन पॉजिटिव, राइट। अब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। तो ये हो गया आपका सी, ओके, और जो सेविंग्स है वो इस तरीके से माइनस में आता है, और सी प्लस एस को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी है, ध्यान रखना, जो इनकम है वाई फॉर नेशनल इनकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, वाई इज इक्वल टू भी सी प्लस एस है। Y का मतलब है इनकम, C का मतलब है कंजप्शन, S का मतलब है सेविंग्स। तो जो इनकम है वो भी कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है। तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स, और एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई वो भी किसके बराबर है? कंजप्शन प्लस सेविंग्स के। और एडी किसके बराबर है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के। तो अगर इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है, तो जो इनकम है वही समझ लो किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं आउटपुट, जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही इनकम जनरेट होगी। अगर मैं कोई 100 रुपए का सामान बना रहा हूं ना, तो 100 रुपए की ही इनकम जो है मार्केट में जनरेट होगी। तो आउटपुट हमेशा इनकम के बराबर होता है। आप खुद इमेजिन करना, अगर मैं कोई 100 का सामान बना के 20 का मार्जिन रख के 120 का बेच रहा हूं, सेल मेरी 120 हो रही है, तो जो सेल है वो 120 है, और जो इनकम बनेगी वो भी 120 ही बनेगी। 100 रुपए मान लो जिससे मैं खरीद के लाया हूं उसकी इनकम बनेगी, 20 रुपए मेरी इनकम बनेगी, 100 प्लस 20 120। तो 120 जो आउटपुट है वही इनकम है। पूरे के पूरे चैप्टर में आउटपुट को इनकम से रिप्लेस किया जाएगा। अब ए एस सी प्लस एस है, और वाई भी सी प्लस एस है, इसीलिए ए एस जो है वो वाई के बराबर है। आई एम सॉरी। और जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, उसको हम लोग 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ए एस 45 डिग्री से बनता है। तो ये देखो, ए एस हमेशा यहां से बनेगा, 45 डिग्री से बनेगा ऐसे, और ये एग्रीगेट सप्लाई है। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? वाई के। ये है नेशनल इनकम, ये है कंजप्शन और सेविंग्स, ठीक है, या टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो इसको। अब ये वाई है 100, 200, 300, इसको कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करना है। कंजप्शन है 70, 40 और 140 और 200। तो अगर मैं इनकम में से कंजप्शन घटा दूं, 100 माइनस 70 सेविंग्स आएगा 30, 200 माइनस 140 सेविंग्स आएगा 60, 300 माइनस 200 ये आएगा आपका 100। और ए एस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो ये रहा सी, ये रहा एस, दोनों को ऐड कर देंगे, 70, 30, 100, 140, 60, 200, 200 प्लस 100, 300। तो जो आपका ए एस है वही सेम आपका वाई है। वाई 100, 200, 300 है, ए एस भी 100, 200 और 300 है। अब सवाल है वाई ए एस इज 45 डिग्री लाइन। पेपर में कई बार 3 नंबर में, मतलब कई बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पेपर में पूछा गया है कि वाई ए एस इज 45 डिग्री लाइन। ए एस 45 डिग्री लाइन से क्यों बनता है? ए एस 45 डिग्री लाइन से क्यों बनता है? तो मैं आपको रीजन समझाता हूं। ये है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि सी प्लस एस, ठीक है, जो अभी बताया था मैंने आपको। और ये है एग्रीगेट इनकम मतलब वाई। तो सी प्लस एस भी वाई के बराबर होता है, ये भी वाई है। जब दोनों तरफ सेम नंबर है तो भाई ये जो डिस्टेंस, ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द एक्सिस। तो अगर ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40, ये 50 तो ये भी 50। जिस वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 45 डिग्री लाइन से बनता है, क्योंकि ये जो दोनों एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो बराबर है, जिसकी वजह से 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता है।
So significance of AS 45 degree line, yeah, why AS is 45 degree line. Aggregate supply refers to money value of final goods and services that all producers are willing to supply in economy during a fiscal year. Before giving reason why AS is 45 degree line, हमें पता होना चाहिए जो S है वो सेविंग्स है, Y नेशनल इनकम है, C कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, AS जो है वो C प्लस S है. So aggregate supply is obtained by adding consumption and saving. AS कैसे मिलता है? कंजप्शन और सेविंग्स को ऐड करके. So each point on AS line is equidistant from both the axis. हर पॉइंट एएस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे इक्वली मतलब दूरी पर है, जिसकी वजह से जो एएस लाइन है वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री एंगल को, जिसकी वजह से एएस 45 डिग्री बनाता है. एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजप्शन प्लस सेविंग्स है, और अंडर केनिशियन इकोनॉमी, केन्स की इकोनॉमी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वाई सी प्लस एस के बराबर है, और इसीलिए एएस 45 डिग्री के बराबर है. मैंने 100 रुपए कमाया और 100 ही खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 0. इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सेविंग्स 0 के बराबर है और इनकम कंजप्शन के बराबर है. जितना कमाया आपने उतना खर्च किया. इनकम किसके बराबर है? कंजप्शन के. और जो सेविंग्स है वो कितनी है? 0 है. इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ध्यान से अच्छे से समझना. इट इज अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग्स आर 0. कुछ भी नहीं आपने बचाया, सेविंग 0. ये रहा कंजप्शन और ये रहा इनकम. तो इनकम और कंजप्शन यहां बराबर है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे एस का डायग्राम बनाएंगे तो एस यहां पे आएगा, यानी इस पॉइंट पर सेविंग्स जो होता है वो 0 होता है. अगर मैं यहां देखूं तो यहां ऊपर कौन है? सेविंग्स. नीचे कौन है? इनकम. ये सेविंग्स की लाइन है, ये इनकम की लाइन है. तो ये जो है यहाँ पे सेविंग्स जो है वो ज्यादा है. नहीं, सेविंग्स नहीं है यार, कंजप्शन है, सॉरी. ये कंजप्शन की लाइन है, सेविंग की लाइन थोड़ी है. सेविंग्स की लाइन नहीं है, कंजप्शन की लाइन है. वाई सी के बराबर होता है ना, उस सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट है सेविंग 0. ये कंजप्शन की लाइन है सी. तो सी ऊपर है और वाई नीचे. कंजप्शन ऊपर, इनकम नीचे, तो भाई घाटा है. कंजप्शन ज्यादा है इनकम से. कंजप्शन जो है ना, सॉरी उल्टा बना दिया, कंजप्शन ज्यादा है इनकम से. 100 रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं, कंजप्शन 70 है, तो सेविंग्स कितना आएगा? माइनस का 30. भाई आपने सेविंग्स जो कंजप्शन है वो 100 है और इनकम कितनी? 70. 70 रुपए आप कमा रहे हो और 100 रुपए खर्च कर रहे हो. 30 रुपए और कहां से लाओगे? बचत से निकालोगे, पिछले बचत से. इसलिए इस साल की सेविंग कितनी हो गई? नेगेटिव हो गया. सेविंग नेगेटिव का मतलब क्या? इस साल हमने पैसा बचाया कुछ नहीं है, उल्टा पिछले साल की सेविंग से निकाल लिया है, राइट. तो ये हो गया आपका डिस सेविंग्स, ये हो गया आपका सेविंग्स, ये हो गया सेविंग्स, और ये हो गया आपका डिस सेविंग्स, और ये क्या हो गया आपका? सेविंग्स. ठीक है, क्योंकि सेविंग्स इसलिए यहाँ पे इनकम देखो बढ़ गई और कंजप्शन कम हो गया. तो ये जो गैप है दोनों के बीच का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स. और ये जो गैप है, ये देखो ना, ये आपका कंजप्शन है और ये आपकी इनकम है. कंजप्शन ऊपर है तो भैया डिस सेविंग्स, कंजप्शन नीचे आ गया, इनकम ऊपर हो गया, तो ये एरिया क्या बन गया आपका? सेविंग्स. तो ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं वो आपको समझ आ गया. नेक्स्ट, कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आती है ना, इसके 2 अप्रोच है स्टडी करने के लिए. एक एडीएएस अप्रोच और दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है. So under ADAS approach, economy is in equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply. ADAS approach से कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, where AD is equal to AS. तो अगर आप देखोगे ये रहा AD 250 200 253 बढ़ता चला जा रहा है. जो एग्रीगेट सप्लाई देखो ये रहा AD, ये बढ़ता चला जा रहा है. एग्रीगेट सप्लाई पहले कम था, फिर बराबर आया, फिर बढ़ता चला गया. एएस तो वैसे भी वाई होता है, तो वाई को 100 200 300 400 500 लिया है, तो 100 200 300 400 5. तो ये रहा एएस, ये रहा वाई, और एग्रीगेट सप्लाई और वाई दोनों सेम ही होते हैं. ये रहा एएस, और जहां पे ये एएस एडी के बराबर होगा, देखो 300 300, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. यानी कि अंडर एडीएएस अप्रोच कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा. So under ADAS approach, economy is in equilibrium where AD is equal to AS, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में बराबर होगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आएगी. ठीक है.
तो देखो ये रहा, ये एडी बन गया सी प्लस आई, ये ए एस हो गया सी प्लस एस, ए एस को ही वाई बोलते हैं, और जहां एडी ए एस के बराबर है उसको ये बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये बन गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, मतलब कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक उनके पास काम है, इस इनकम पे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, और वो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डायग्राम ध्यान रखना। अच्छा, अगर एडीएस के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर एडी ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इट मीन सारा एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक गया, और लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, आप डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे। लेकिन अगर एडी कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्शन को कटौती करोगे, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, लोग डिमांड नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर कटौती करेगा प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से एएस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर बाद में एडी के बराबर हो जाएगा। सेकंड अप्रोच है एसआई अप्रोच। बेटा अगर एडी एएस के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगा, इसको बोलते हैं एडी एएस अप्रोच। एक और अप्रोच है, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, सी सी कैंसिल, एस और आई जब आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एडीएएस अप्रोच से एडीएएस के बराबर होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में बराबर होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। अंडर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहां एस आई के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट्स, ये आ गई सेविंग्स, तो जहां पे एस आई के बराबर है वो पॉइंट क्या आ गया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, सो सेविंग्स माइनस में, जीरो में, फिर प्लस में बढ़ता चला जाएगा, आई को कांस्टेंट मानते हैं, तो एस आई के बराबर जहां पर है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, लोग पैसा बचा ज्यादा रहे, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। पेपर में ये आंसर लिखो जो लिखा गया है, अगर सेविंग्स ज्यादा है, लोग पैसा ज्यादा बचा रहे हैं, तो भैया प्रोडक्शन को क्या करना है, अपने कम करना है। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, सेविंग ज्यादा करना है, तो प्रोडक्शन को यहाँ कम करना है। ठीक है, और अगर सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, लोग खर्च करने को रेडी हैं, बचा कम रहे, तो प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे। ठीक है, प्रोड्यूसर नाउ प्लान फॉर हायर प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्रोडक्शन वो कम करेगा, लेसर आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन कम। और तब तक यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे जब तक एसआई के बराबर ना हो जाए, और यहाँ कब तक कम करेंगे, जब तक कि एसआई के बराबर ना हो जाए। एक्सेस डिमांड, वो सिचुएशन जहां डिमांड ज्यादा है। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, एडी इज ग्रेटर देन सप्लाई, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, और इससे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, इससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। एडी वन माइनस एडी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ध्यान रखना, ये है एडी सी प्लस आई, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे तो एडी ऊपर चला जाएगा, एडी वन बन जाएगा, सी प्लस आई प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के जो बीच का गैप है आई एम सॉरी, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ये दोनों एडी के बीच का गैप हो गया आपका इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये हो गया आपका एडी, ये हो गया एएस, और एडीएस का जो गैप है उस गैप को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। और ये जो ई था, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन ऊपर एक और ई बनेगा, उसको बोलेंगे बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से भी आगे है, क्योंकि एडी ज्यादा है। तो जब ज्यादा डिमांड आप करोगे तो जो पॉइंट बनेगा बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट बनेगा जहां नया वाला एडी एएस को कट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इन्फ्लेशनरी गैप का। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडी की लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। द एडी लाइन शिफ्ट इन पैरेलल अपवर्ड एंड अज्यूम द पोजीशन ऑफ एडी वन, तो यहाँ पे एडी की जगह एडी वन बन जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से एडी की लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ये एक्सिस डिमांड है। एक्सिस डिमांड के कारण क्या क्या है, क्यों होता है एक्सिस डिमांड? भाई प्रोडक्शन, अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, गवर्नमेंट अपने फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, इंपोर्ट्स को कम करोगे, टैक्स रेट सस्ता हो गया,
तो भाई क्या होगा, टैक्स रेट में कटौती आ गई, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो ये सारे के सारे रीजन है ऑफ एक्सिस डिमांड। इन सारी चीजों की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ती है, राइट। डेफिशिएंट डिमांड, ये वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, एडी जो है वो लेस है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जहां पे जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो कम है, वो डेफिशिएंट डिमांड है। और इससे कौन सा गैप बन जाता है, डिफ्लेशनरी गैप, एडी माइनस एडी1। यहां पे देखो ये हो गया एएस 45 डिग्री लाइन, ये बन गया एडी, ये आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब डिमांड कम है तो ये प्लस की जगह माइनस होगा, एडी सी प्लस आई, एडी1 सी प्लस आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने कम किया तो एडी का ये नीचे बन गया, और जहां ये कट करेगा, ये जो एडी जहां कट करेगा एएस को, वो जो पॉइंट बनेगा उसको पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और दोनों एडी के जो बीच का ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो पॉइंट हो गया इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जहां बराबर है वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे एडी एएस के बराबर है ना वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ही, ठीक है। नीचे आएगा आउटपुट इनकम, यहाँ आएगा एग्रीगेट डिमांड। एडी लिखो, एएस भी लिख सकते हो क्योंकि एडी एएस सब कुछ यहाँ बना है, एडी स्लैश एएस लिखो वो ज्यादा बेहतर है, एडी स्लैश एएस। नीचे आएगा इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, डेफिशिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप के कॉजेस कौन कौन से हैं, जब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, जब एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ेगा, या जब टैक्स रेट बढ़ा देगी सरकार। इन सारे रीजनों की वजह से डिमांड कम होता है, इसीलिए ये सारे कॉजेस हैं ऑफ डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड के, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास अगर काम है, इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, आर विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, आर गेटिंग वर्क। जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम है। यहाँ पे जितना लेबर की डिमांड है उतनी लेबर की सप्लाई है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। हाउएवर, full employment doesn't mean that there is no unemployment in the economy। अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी बेरोजगारी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस रेट पे काम नहीं करना चाहते जो रेट मार्केट ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मैं आगे बताऊंगा, जो काम करना ही नहीं चाहते, हमें जो काम ही नहीं करना, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री चूज करते हैं जी हमें काम नहीं करना, राइट। लेकिन जो काम करना चाहते हैं फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहते या उस रेट पे काम नहीं करना चाहते, नखरे। इनवॉलेंट्री मतलब काम करना चाहते हैं, उस रेट पे भी काम करना चाहते हैं, फिर भी काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इकोनॉमी का ढांचा चेंज होता है, इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू सारा का सारा काम हो रहा है, तो कई लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना, एआई वगैरह आ रहा है, मान लो मशीन लर्निंग आ रही है, तो कुछ लोग नहीं उसको अडॉप्ट कर पाते, वो बेरोजगार हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, जब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे आप जाते हो, स्विच करते हो, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बेरोजगार बैठो बीच में, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आप काम करना ही नहीं चाहते या उस रेट पे काम नहीं करना चाहते जो रेट मार्केट ऑफर कर रहा है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। काम करना चाहते हो, काम करने के लायक भी हो, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे भी काम करना चाहते हो, फिर भी काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एक सीरियस इशू है किसी भी इकोनॉमी में, राइट। एक्सिस डिमांड बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, इन्फ्लेशनरी गैप बोलो, ओवर एम्प्लॉयमेंट बोलो, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट बोलो, एक ही बात है। डिफ्लेशन बोलो, डिफ्लेशनरी गैप बोलो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, एक ही बात है। अब ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए दो मेजर्स हैं। एक मॉनेटरी मेजर्स है जो आरबीआई ने बनाए हैं, ये सेम एज बैंकिंग चैप्टर, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बैंकिंग चैप्टर के अंदर सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा, एग्जैक्टली सेम है, नथिंग चेंज।
और दूसरा जो है फिस्कल मेजर, जो किसका है, गवर्नमेंट का है। यानी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है तो सरकार भी उसको ठीक करेगी थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल मेजर के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार ना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। ये वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रैक्शनरी। सरकार क्या करती है, टैक्स रेट को बढ़ा देती है। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे। या सरकार अपनी स्पेंडिंग को खर्चे को कम कर देती है। आपको पता है सरकार का खर्चा ही तो लोगों की इनकम बनती है। सरकार कोई प्रोजेक्ट निकाल रही है, कहीं पे कुछ खर्चा कर रही है, तो जो सरकार का खर्चा होगा वो लोगों की इनकम होगी। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, अपने खर्चे कम कर देती है ताकि लोगों की इनकम कम बने, लोग डिमांड कम करें। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। दूसरा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए। जब डिमांड कम कर रहे हैं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो सरकार टैक्स रेट कम कर देती है। जैसे टैक्स रेट कम होगा उनकी इनकम पे कम टैक्स कटेगा, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। यहाँ पे मेन पर्पज है डिमांड को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शनरी में मेन पर्पज है डिमांड को कम करना। अगला गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी। सरकार के खर्चे जनता की इनकम बनेगी, तो जनता क्या करेगी, खर्च करेगी, डिमांड करेगी, और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, फिर उनकी इनकम बनेगी तो वो खर्च करेंगे, तो ऐसे सबकी इनकम बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन का मतलब है एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशन का मतलब है डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी। डिफ्लेशन है, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी। देखो, जनता के हाथ में पैसे पहुंचाने तो सरकार खर्चों को डिफ्लेशन में बढ़ा देगी, इन्फ्लेशन में सरकार अपने खर्चे कम करेगी ताकि लोगों के पास हाथ में पैसा कम आए, लोग डिमांड कम करें। राइट, तो यही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, मतलब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी। अब ये आपने बैंकिंग चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं आपको तसल्ली से एक बार रिवीजन करवाता हूं, फिर मल्टीप्लायर पढ़ेंगे। सॉरी, देन इसमें हर एक टाइप के जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम लोग करेंगे। यही है ऑल ओवर चैप्टर। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, ताकि आप हर चैप्टर के वो क्वेश्चन एटलीस्ट करके चले जाओ पेपर में, उसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे है मॉनेटरी मेजर। जो मॉनेटरी मेजर्स है इसको क्वांटिटेटिव मेजर्स भी बोलते हैं, और क्वालिटेटिव। इसके अंदर दो चीजें आती है मॉनेटरी मेजर्स के अंदर। ये आरबीआई इंश्योर करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। सो जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है इसके अंदर क्या क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म। CRR/SLR को मिलाकर कहते हैं LRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव के अंदर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इतना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, ध्यान समझना। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, या आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन देगी आरबीआई, कमर्शियल बैंक जनता को भी महंगे रेट पे लोन देंगे। जब जनता को कमर्शियल बैंक महंगे रेट पे लोन देंगे तो जनता लोन कम लेगी, डिमांड कम करेगी, और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए CRR/SLR को बढ़ा दिया जाएगा। CRR या SLR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, इनिशियल डिपॉजिट का फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज में, उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ताकि इमरजेंसी में कोई लोन मांगने आ गया तो हम उसको लोन दे सके। सारा पैसा लोन नहीं देते, कुछ बचा के रख लेते हैं, वो SLR है। तो अब CRR/SLR अगर बढ़ेगा तो लोन देने की कैपेसिटी बैंक की कम हो जाएगी। ज्यादा पैसा रिजर्व मेंटेन करोगे तो लोन कम दोगे, लोन कम दोगे तो डिमांड भी कम होगा, और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। वहीं डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए उल्टा बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। बैंक रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। CRR/SLR को कम करेंगे तो ज्यादा लोन बैंक दे पाएगी, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा अगर हम CRR/SLR को कम कर देते हैं।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट का एजेंट है ना। तो इसीलिए सरकार के बिहाफ में आरबीआई जनता को सरकार की जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको बेचती है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो पब्लिक का पैसा ब्लॉक करने के लिए आरबीआई सरकार के बॉन्ड जनता को बेच देगी और जनता से पैसे ले लेगी ताकि वो लोग डिमांड आगे ना कर पाए। और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही बॉन्ड को दोबारा जनता से परचेज कर लेगी, तो उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट डाल देगी, बैंक के पास पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे और बैंक और ज्यादा लोन देगा तो लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है ना, तो पब्लिक का बैंक से पैसा निकल के आरबीआई के पास आ जाता है, बैंक लोन नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे वापस जब उल्टा होता है, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनता से वापस उस सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है और उनको उनका पैसा लौटा देती है, तो बैंक के पास पैसा आ जाता है बैंक खाते में, तो फिर बैंक लोन आगे दे देती है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई को दे देती है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वहां से कुछ इंटरेस्ट भी उनको मिलता है, दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी गैप है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहेगी आपके पास पैसा है तो आप हमें दे दो, हम आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो भाई खुश बैंक वाले, तो बैंक वाले जनता को पैसे दे ही नहीं रहे, तो जनता डिमांड नहीं कर रही, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जा रहा है। उल्टा रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी आरबीआई, तो कोई भी आरबीआई को पैसे उधार नहीं देगा, हर कोई जनता को देगा, आम जनता को, पब्लिक को, और पब्लिक फिर डिमांड ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे हमें जनता की डिमांड को बढ़ाना है डिफ्लेशन के अंदर, इन्फ्लेशन में कम करना है। तो आप नोटिस करना, हर चीज बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, हर चीज घटेगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सेल, इन्फ्लेशन, परचेज, डिफ्लेशन, ये ध्यान रखना। मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक के पास लोन लेने गया, तो बैंक ने कहा जी 6 करोड़ का लोन देंगे, जो 4 करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा है वो मार्जिन है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ द एसेट्स मॉर्गेज एंड द अमाउंट ऑफ लोन टेकन। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बैंक इस मार्जिन को बढ़ा देती है। बैंक कहती है जी 5 करोड़ का मार्जिन रखेंगे 10 करोड़ पे, फिर लोन 10 करोड़ की जो एसेट है उस पर लोन कितने का जाएगा, 5 करोड़ की मार्जिन है तो 5 करोड़ का। वो बोलेगी नहीं 6 करोड़ की मार्जिन रखेंगे तो लोन कितने का जाएगा, 6 करोड़ की मार्जिन रखेंगे तो लोन जाएगा 4 करोड़ का, 7 करोड़ का मार्जिन रखेंगे तो लोन जाएगा 3 करोड़। यानी कि मार्जिन जितना ज्यादा बढ़ेगा लोन उतना कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो डिमांड कम होगा। और उल्टा एक डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए बैंक मार्जिन नहीं रखती, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लो 10 करोड़ का लोन ले लो, लोन ज्यादा गया, डिमांड ज्यादा हुआ तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो गया। तो हर चीज बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, हर चीज घटेगी डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगा। ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी है और ये आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट से, इन औजार से एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सेम ये चीज आपने आई एम सॉरी बैंकिंग चैप्टर के अंदर सेम ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल टर्म है, बहुत ध्यान से अच्छे समझना। एपीसी किसको कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया उसको बोलते हैं एपीसी, पार्ट ऑफ इनकम, यानी रेशियो ऑफ इनकम टू कंजप्शन। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, यानी इनकम का और कंजप्शन का रेशियो, प्रोपोर्शन, वो एपीसी है। यानी इनकम में से आपने कितना कंज्यूम किया वो एपीसी है। सो एपीसी 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। एपीसी 1 के बराबर कब रहेगा, जब सी वाई के बराबर, यानी सी जब वाई के बराबर है तो वो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, और अंडर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी जो है वो 1 के बराबर है। सो अंडर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1, और एपीसी 1 के बराबर कब होगा, जब सी और वाई दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि कंजप्शन और इनकम आपस में बराबर है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो 1 होता है। अच्छा 1 से छोटा भी हो सकता है, यस 1 से छोटा हो सकता है, यानी कि ये इनकम है 1000, कंजप्शन है 900, तो ये 0.9 1 से छोटा हो गया। 1 के बराबर भी हो सकता है, इनकम है 1000, कंजप्शन भी 1000 है, तो 1 के बराबर आ गया। 1 से बड़ा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, इनकम है 1000, कंजप्शन है 1200। सर ये कैसे होगा, इनकम 1000 रुपए है, कंजप्शन 1200, 1200 कैसे होगा बेटा, ये इसलिए होगा कि
जीवन जीने के लिए मान लेते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1200 रुपए कंजप्शन की, आपने 1000 कमाया, तब भी पास सेविंग्स और बोरोइंग से आप उसे पूरा करोगे, तो ये फिर 1.2 हो गया। तो एपीसी एक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, बराबर भी, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। एपीसी तभी जीरो होगा जब सी जीरो होगा, सी कभी जीरो हो नहीं सकता, शुरू से पढ़ा है, और ना ही सी माइनस में जा सकता है। भैया जब जीरो ही नहीं हो सकता, कंजप्शन तो करोगे ना, भूखे रहेगा क्या पूरा देश सेविंग करेगा? कभी नहीं। तो ये एपीसी के बारे में ध्यान रखना। एपीएस ये इनकम का वो हिस्सा है जो बचा लिया, यानी ये रिलेशनशिप शो करता है सेविंग्स और इनकम के बीच में, क्योंकि सेविंग्स जीरो हो सकता है, सेविंग माइनस में हो सकता है, सेविंग प्लस में हो सकता है, इसीलिए एपीसी कैन बी नेगेटिव, एपीसी कैन बी जीरो। नेगेटिव कब होगा? जब सेविंग नेगेटिव होगा। एपीसी एस जीरो कब होगा? जब सेविंग जीरो होगा। एपीएस कैन बी पॉजिटिव, एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, जब सेविंग पॉजिटिव होगा तो एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1, ये एक से बड़ा नहीं होगा। एपीसी प्लस एपीएस जो है वो एक के बराबर होता है, यानी कि जो एपीएस है ना वो हमेशा जो है वो जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 1 कभी नहीं होगा। क्या ऐसा होगा? इनकम सेविंग के बराबर हो सकता है कभी, 100 खर्च किया, 100 बचाया और 100 कमाया, 100 कमाया और 100 का 100 बचा लिया, भैया कैसे हो सकता है? क्या कुछ भी नहीं खाओगे कंजप्शन जीरो हो जाएगा? नहीं। सो ये 1 कभी नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा तो असंभव है। एक और फॉर्मूला, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एलसीएम लोगे वाई ऊपर आएगा सी प्लस एस, और सी प्लस एस किसके बराबर है? वाई का, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो इस सिचुएशन में जो एपीएस है वो 1 के, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अगर एक 0.4 है दूसरा 0.6 होगा, एक 0.9 है दूसरा 0.1 होगा, एक 0.75 है दूसरा 0.25, एक 0.67 है दूसरा 0.33, दोनों को मिलाकर 1 के बराबर आएगा। अगला है एमपीसी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ेगा, ज्यादा पैसे कमाओगे अगर तो ज्यादा खर्चा भी करोगे। इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा उस चीज को मेजर करते हैं एमपीसी से, यानी इट शोज चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि एमपीएस एमपीसी जो है वो मोर देन 0 और लेस देन 1 है, यानी कि 0 से ज्यादा है और 1 से छोटा है। तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये शो करता है कितना चेंज है कंजप्शन में ड्यू टू चेंज इन इनकम। और देखो ये हमेशा 0 to 1 रहेगा, ना 0 से पीछे जाएगा ना 1 से आगे जाएगा। आपकी जितनी भी इनकम बढ़ी है उसको बोलते हैं चेंज इन वाई, y2 माइनस y1। जितना भी कंजप्शन बढ़ा है चेंज इन सी, c2 माइनस c1। तो अगर मान लो आपकी इनकम में 1000 रुपए का चेंज आया और आपने 1000 रुपए कंजप्शन भी बढ़ा दिया, तो उस सिचुएशन में एमपीसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम में चेंज आया 1000 और आपने कंजप्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया, सारा पैसा बचा लिया, आपकी 1000 से इनकम बढ़ गई 1000 से, कंजप्शन में आपने कोई चेंज नहीं किया, वो सेम है, तो एमपीसी 0 हो जाएगा। यानी कि लेस से लेस वो 0 हो सकता है, मोर से मोर वो 1 हो सकता है, बट ऑलवेज अगर आपकी इनकम बढ़ी और आपने उस इनकम का थोड़ा सा हिस्सा खर्च किया, थोड़ा बचा लिया, तो वो 0 to 1 के बीच में आएगा। सारा बचा लिया तो एमपीसी 0 हो जाएगा, सारा ही खर्च कर दिया तो एमपीसी 1 हो जाएगा, यह ध्यान रखना। और एमपीसी पुअर लोगों का ज्यादा होता है, गरीब लोग ना जब सैलरी बढ़ती है तो वो खर्चा ज्यादा करते हैं गरीब लोग, क्योंकि उनके पास स्कोप है अच्छी लाइफ को जीने का। अमीर लोगों की एमपीसी कम होती है, रिच ऑलरेडी रिच है, ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी का अनाज खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी चीजें यूज कर रहा है, अच्छी जगह रह रहा है, तो अमीर अब मुकेश अंबानी क्या इंप्रूव करेगा अपना लिविंग स्टैंडर्ड? ऑलरेडी टॉप क्लास पे। तो रिच लोगों का एमपीसी जो है एज कंपेयर टू पुअर का एमपीसी जो है वो कम होता है, पुअर का ज्यादा एमपीसी होता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो एमपीसी है फॉल होगा और एमपीएस बढ़ता चला जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जैसे लोग पैसा ज्यादा कमाते चले जाते हैं ना, तो वो कंजप्शन पे प्रोपोर्शनली कम खर्च करते हैं और सेविंग्स उनकी ज्यादा हो जाती है। MPC चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। सिमिलरली MPS है चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, चेंज इन S S2 माइनस S1, चेंज इन Y Y2 माइनस Y1। और MPS भी हमेशा 0 to 1 के बीच रहता है। अगर आपने जितनी भी एडिशनल इनकम आई आपने सारा का सारा बचा लिया, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो 1 हो जाएगा। अगर आपकी एडिशन इनकम जितनी भी आई आपने कुछ भी नहीं बचाया, चेंज इन S जो है वो 0 है, तो MPS भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो MPC की तरह MPS भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होगा। अगर आपने
बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा बचाया, कुछ हिस्सा खर्च किया, तो ये 0 to 1 के बीच आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये 0 और 1। तो अगर आपको ये पूछे तो आप यही बोलोगे 0 to 1 के बीच आता है, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। सो एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, और एमपीएस हमेशा 0 से बड़ा लेस देन 1 होगा। और एक फाइनल फॉर्मूला एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस भी इज इक्वल टू 1 होगा। एमपीसी क्या होगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस क्या होगा, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एलसीएम क्या आएगा, चेंज इन वाई, ये है चेंज इन सी और चेंज इन एस। तो सी प्लस एस वाई के बराबर होता है, तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस चेंज इन वाई के बराबर होगा। ये कट के क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि जो एमपीएस है और एमपीसी है, दोनों का जो सम है वो 1 के बराबर है। एपीसी प्लस एपीएस का जो सम है वो भी 1 के बराबर है। गरीब लोगों का एमपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच। और एडिशनल इनकम में से कितना खर्च किया, कितना बचाया, वो मार्जिनल है। खाली इनकम का कितना हिस्सा खर्च किया, कितना बचाया, वो एवरेज है। तो एपीसी क्या कहता है, इनकम में से इतना खर्च कर दिया। एपीएस इनकम में से इतना सेव किया। बट एमपीसी क्या कहता है, एडिशनल इनकम में से इतना खर्च किया, एडिशन इनकम में से इतना बचा लिया। केन्स का, ठीक है, जो केन्स है वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इनका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या कहता है, आप भी इस चीज को फील करोगे, ट्रू मानोगे। फर्दर केन्स पुट फॉरवर्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अकॉर्डिंग टू विच एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बट नॉट बाय एज मच द इनकम इंक्रीजेस। अगर इनकम इतना बढ़ा है ना तो कंजप्शन इतना बढ़ेगा, इनकम इतना बढ़ा है तो कंजप्शन इतना बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंसान कंजप्शन भी बढ़ाएगा, लेकिन इनकम जितनी बढ़ेगी वो कंजप्शन उतना नहीं बढ़ाएगा। मतलब हमेशा जो कंजप्शन बढ़ेगा ना वो इनकम से कम ही बढ़ेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड एमपीसी जो है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। एक से कम है तो पता ही आपको, मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ी 1000 करोड़ से, ठीक है, मतलब पूरे देश की, तो जो कंजप्शन है वो सिर्फ 700 करोड़ से बढ़ेगा, इसीलिए 0.7 आएगा। ये 1 से इसीलिए छोटा आएगा। सारा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो जनरली नहीं होता है, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ये जो B है वो है MPC, इसको NCERT में स्मॉल cb कहा गया है, वो MPC है। C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, A फॉर ए बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन, B का मतलब है MPC और Y क्या है, नेशनल इनकम। और जो कंजप्शन फंक्शन है वो कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप, फंक्शनल, ध्यान रखना, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, खाली रिलेशनशिप नहीं। ये दो, एक फंक्शन है ना, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। सेविंग फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। और सेविंग का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये 1 माइनस बी होता है एमपीएस। खाली बी अगर एमपीसी है तो 1 माइनस बी क्या होगा, एमपीएस। दोनों को मिला के 1 आता है। तो ये हो गया सेविंग फंक्शन। और ये बना कैसे, ध्यान समझना। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ए बार प्लस बी वाई। और जो सेविंग्स है उसका फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजप्शन। जो सेविंग्स है, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजप्शन। सो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। जो सी है वो क्या हो गया, सी किसके बराबर है, ए बार प्लस बी वाई के। सो सेविंग इज इक्वल टू ये हो गया वाई माइनस ए बार माइनस बी वाई, है ना। अपने ब्रैकेट को ओपन किया तो y को माइनस ए बार को पहले लिख लो, y को साथ में लिख लो, ये प्लस वाई माइनस बी वाई। सो एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस, यहाँ पे अगर आप y कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस बी। सो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग फंक्शन। माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये जो ए बार था वो ऑटोनोमस कंजप्शन था, ये माइनस ए बार ऑटोनोमस सेविंग्स है। ये बी एमपीसी था, स्लोप ऑफ सी फंक्शन या सी कर्व। और ये जो 1 माइनस बी है ये पूरा का पूरा क्या है, एमपीएस है। तो अगर आपको कभी एमपीसी दिया गया हो तो 1 में से घटा दोगे एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस दिया गया हो तो 1 में से घटा दोगे एमपीसी। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन क्लियर हो गया। अब ये है डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। तो मैंने बता दिया क्लास, सेविंग फंक्शन कैसे निकालना है कंजप्शन फंक्शन से, वही एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो ये देखो पूरा का पूरा आपने निकाल लिया।
सॉल्व करके सी की जगह a प्लस बी वाई, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन किया, फिर y को अलग रख के यहाँ पे माइनस a बार लिख दिया, फिर यहाँ से y कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ये 1 माइनस बी। ये पूरा का पूरा सेविंग फंक्शन है। कंजप्शन फंक्शन तो पता ही था आपको, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेविंग फंक्शन। अब यहाँ ध्यान रखना, एमपीसी जो होता है ना वो स्लोप है कंजप्शन फंक्शन का। सी फंक्शन का स्लोप एमपीसी, एस फंक्शन का स्लोप एमपीएस, स्लोप मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। तो एमपीसी कांस्टेंट है हर लेवल पे, एमपीएस जो है वो एमपीएस स्लोप है सेविंग फंक्शन का, और एमपीएस भी कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन फंक्शन के लिए एमपीएस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब भी पेपर में आपको ये डेरिवेशन आए तो ये आपको बनाना है, ठीक है, ये लिखना है, ये 3 पॉइंट लिखने हैं और आपको ये डायग्राम बनाना है। ध्यान समझना कैसे बनाइए, ठीक है। देखो पहला ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ लेवल ऑफ आउटपुट है, लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट। ये आ गया वाई और सी, ये आ गया सॉरी वाई, ये आ गया सी। जहां वाई और सी दोनों बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0। ऑब्वियसली यार, अगर एपीसी 1 है तो एपीएस क्या होगा, वो 0 ही होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा वाई। जहां वाई और सी कट करते हैं ना वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, उसी को नीचे लेके आओगे यहाँ पे आप, यहाँ पे, और जो सेविंग्स है वो आप यहीं से निकालोगे, यहीं से। इस पॉइंट पे सेविंग्स 0 है, अगर सेविंग 0 है तो एपीएस भी क्या होगा, 0 होगा। ये इसी के पॉइंट पे होना चाहिए, तो सही है। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला, जहां वाई और सी बराबर है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पे एस 0 के बराबर होना चाहिए, पहली बात। अगर ये +20 से शुरू हो रहा है सी, तो ये जो मतलब एस है ये -20 से शुरू होना चाहिए। मतलब जब आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो ऑब्वियसली जो सेविंग है, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस कंजप्शन -20। यानी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर अगर कंजप्शन 20 है तो सेविंग -20 होगा। यानी कि दोनों में साइन का फर्क होता है, प्लस माइनस का, और कुछ नहीं। अगर आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग जो है वो क्या होगा, माइनस का 20 होगा। तो अगर ये 20 से शुरू किया है तो ध्यान रखना सेविंग्स -20 होगा, और फिर धीरे धीरे 0, फिर प्लस। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, S line must start from the point which indicate the value of S when y is 0 corresponding to the value of C when y is equal to 0। यानी कि अगर ये 20 से शुरू हो रहा है, -20 से, तो C लाइन +20 से शुरू होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, S लाइन क्रॉस करेगा X एक्सिस को when y C के बराबर होगा और S 0 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, S लाइन जो क्रॉस करेगा इस x एक्सिस को उस कॉरेस्पॉन्डिंग पे जहां पे s 0 होगा और y c के बराबर होगा। और अगला है, स्लोप ऑफ s लाइन मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ c लाइन। स्लोप ऑफ c लाइन इज mpc, तो 1 माइनस mpc क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ s लाइन यानी कि mps, और 1 माइनस mps इज इक्वल टू mpc। तो दोनों का स्लोप मिलाकर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्लियर होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एक बार इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इकोनॉमी में जो इनकम है ना वो कई बार बढ़ जाएगी। इसी चीज को मेजर करने के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। We have noted that increase in income is many times more than increase in investment। जो इनकम बढ़ेगा ना वो कई गुना बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट से। The number of time by which the increase in income exceed the increase in investment is called investment multiplier और output multiplier। इसको K से डिनोट करते हैं। देखो ये रहा AD, ये रहा AS, ठीक है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा C + I + डेल्टा I, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया आपने, वैसे कांस्टेंट होता है, अगर आप बढ़ाओगे तो एडी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में जो चेंज आएगा, इस चेंज को मेजर करते हैं किससे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। इसको के से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला के का 1/MPS, और MPS को क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस एमपीसी। तो ये तीन फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले जो है बिल्कुल सेम है। ऐसा अगर आप 1 अपॉन एमपीएस देखो, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस को डेल्टा आई कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में, ये उल्टा कर दोगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से लिखा है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और 1 अपॉन एमपीएस। एटलीस्ट आप ये दो दिमाग में रखो, के का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एमपीएस और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम कितना गुना चेंज हो जाएगा, उस चीज को हम मल्टीप्लायर से मेजर करते हैं। और 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी जो है वो इसी का वर्जन है। एस की जगह आप 1 माइनस सी लिख सकते हैं, एमपीएस की जगह 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हो आप, बिकॉज दोनों को मिलाकर 1 के बराबर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, एमपीएस और के। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर आपको कभी पेपर में इनका रिलेशनशिप आ जाता है, वैसे तो आपको याद रहेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन एक तरीका भी है जिनसे आप भूलोगे नहीं और डिराइव भी कर पाओगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं एमपीसी। अच्छा एक और चीज है, ध्यान से समझना यहाँ पे, एमपीसी मिनिमम कितना हो सकता है, 0। और अगर एमपीसी 0 होगा तो एमपीएस 1 होगा, और एमपीसी जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा। अगर एमपीएस 1 हो गया तो एमपीसी अगर 1 हो गया तो एमपीएस कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात तो आप जानते हो, बात आपको पता है। अब जो के का फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन एमपीएस, यानी कि यहाँ पे 1, यानी कि जब एमपीसी 0 होगा या एमपीएस 1 होगा तो के भी 1 होगा। तो के की जो मिनिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस 0 है, तो के की जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या होगी, 1, मैक्सिमम क्या होगी, इन्फिनिटी। तो के लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। तो एमपीसी 0 टू 1, एमपीएस 0 टू 1 और के 1 टू इन्फिनिटी, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी के बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैंने अपने आप अज्यूम कर लिया एमपीसी 0.2, 0.4, 0.5, 0. अपने आप से। अगर एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस कितना होगा, 0.8। एमपीसी 0.4 है, एमपीएस 0.6। एमपीसी 0.5 है, एमपीएस 0.5। एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 हो गया। अब के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, तो आप 1 अपॉन एमपीएस करोगे, यानी 1 अपॉन 0.8 that is 1.25, 1 upon 0.6 1.67, 1 upon 0.52 1 upon 0.25। तो अब हमारे पास एमपीसी भी आ गया, के भी आ गया, एमपीएस भी आ गया। अब खुद ही देख लो रिलेशनशिप, एमपीसी बढ़ता चला जा रहा है तो के भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि एमपीसी का के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एमपीसी और के का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखो एमपीएस जो है वो घटता चला जा रहा है, एमपीएस कम हो रहा है, और के जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि एमपीएस का के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और एमपीसी बढ़ रहा है और एमपीएस घट रहा है, तो एमपीसी का एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हो गई, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा तो कम हो गई। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्लस साथ में फॉर्मूला। अब यही कंक्लूजन है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, एज वैल्यू ऑफ एमपीसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एमपीएस डिक्रीजेस। और इनवर्स रिलेशनशिप एमपीएस का और के का भी है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी का और के का, मल्टीप्लायर का और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, 6 नंबर में एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, न्यूमेरिकली बताओ। तो न्यूमेरिकल तो समझाऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक थ्योरेटिकली भी समझा देता हूं। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा फैक्ट्री, ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा सड़कें, ब्रिजेस, मार्केट, फ्लाईओवर, कमर्शियल स्पेस, मॉल, ये सब ज़्यादा बनेगा अगर, तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। भाई जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग वहां काम करेंगे, दुकानें खोलेंगे, बिजनेस बनेगा, तो वहां पे लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, और उनका खर्चा दूसरे की इनकम बन जाएगी। उनके लिए तो खर्चा है, पर दूसरे की इनकम, फिर दूसरे की इनकम बढ़ेगी, वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा तो उसके लिए खर्चा, दूसरे की इनकम बढ़ जाएगी, फिर जिसकी इनकम बढ़ेगी वो खर्चा बढ़ाएगा, उसका खर्चा किसी और की इनकम, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। एक बार इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
अब यहाँ पे मुझे छोटा सा एक अज्यूम करना पड़ेगा कि MPC 0.8 है। 0.8 का मतलब है 80%। तो वी अज्यूम कि जितनी भी इनकम हमारी बढ़ती है उस बढ़ी हुई इनकम का जो 80% है हम लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ी तो बढ़ी हुई सैलरी का 80% हम खर्च कर देते हैं। तो राउंड 1 ये राउंड्स हैं। ये आ गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, ये आ गया इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन। तो इन्वेस्टमेंट राउंड 1 में बढ़ी 100 करोड़ से, हमने 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो लोगों की इनकम भी बन गई 100 करोड़ से। भाई इन्वेस्टमेंट किया तो किसी की जमीन खरीदी, उसको पैसा चला गया, किसी से काम कराया, किसी को ठेका दिया, बिजली पानी प्लम्बर, हर किसी का खर्चा हो गया 100 करोड़। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा। लेकिन इनकम बढ़ा है और हमने अज्यूम किया गया MPC 80% है। इकोनॉमी सारी बढ़ी हुई इनकम को सेव नहीं करेगा, सारी बढ़ी हुई इनकम को बचाएगा नहीं। तो MPC 80% है, बढ़ी हुई इनकम है 100, तो 100 के 80% 80 करोड़ आपने खर्च कर दिया मान लेते हैं। उनका खर्चा सेकेंड राउंड में किसी और की इनकम बन जाएगी। मैंने मान लो किसी पे खर्च किया तो मेरा खर्चा उसकी क्या बन गई, इनकम बन गई। फिर वो इसके 80% खर्च करेगा, बिकॉज इकोनॉमी में MPC 80% है, 64 उसे खर्चा, किसी और की इनकम बनेगी। फिर वो इसके 80% खर्च करेगा, 51.2। तो हर कोई अपनी इनकम का 80% खर्च करेगा और जो उसका खर्चा होगा अगले राउंड में वही किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम और राउंड बढ़ा नहीं रहे, 4-5 राउंड लिख रहे, ऑल अदर राउंड। इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 करोड़ से तो इनकम जो है वो 500 करोड़ से बढ़ जाएगा। सवाल ये है कि ये जो 500 करोड़ है ये कैसे आया, मेन क्वेश्चन यही अराइज होता है। ये जो 500 है वो आया कैसे? तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है K = 1/MPS। MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा, 0.2। दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। एक अगर 0.8 है दूसरा ऑब्वियसली 0.2 होगा, तो पॉइंट हट जाएगा 0, 5 टाइम्स। इसका आंसर टाइम्स में आता है, जैसे आपने पढ़ा था ना मनी मल्टीप्लायर, बिल्कुल वैसा ही है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ा तो इनकम 5 गुना बढ़ जाएगा, यानी 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स 500। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, चेंज इन इनकम 500 करोड़, और उसका 80% ऑब्वियसली खर्च कर रहे हो तो जाएगा 400। 100 करोड़ आपने बचा लिया, इंक्रीज इन सेविंग्स। अब इस 500 में से सारा जोड़ के घटाओ, 256 आएगा। 400 में से सारा घटाओ, जोड़ के आएगा 204.8। ये आ गया आपका ऑल अदर राउंड, जितना भी राउंड है 3rd 4th सबको मिलाकर ये आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 500 कैसे आया। In the above table clearly show that initial increase in investment 100 crore result addition income 500 crore. This result increase in 5 times of initial investment. 5 times कैसे आया? K का फॉर्मूला क्या है, 1/MPS, 0.2 था MPS, MPC क्योंकि 0.8 था तो K आ गया 5 टाइम्स। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आप ले लो 500 और जो MPC ले लो वो ले लो 0.75। अब आप लोग सॉल्व करो इसमें और देखो कि अगर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से बढ़ता है तो इनकम कितने से बढ़ेगी। यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ आएगा 500 और यहाँ आएगा 0.75। अब पूरा का पूरा टेबल आप खुद बनाओगे अपने आप और समझ लो यही आपके पेपर में आता है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऐसे लिखना है आपको, लिख के आपको दिखा देना है, बस बात खत्म। एक्स एंटी सेविंग्स किसको बोलते हैं, प्लान सेविंग। जो आपने प्लान किया साल भर में सेव करने के लिए वो एक्स एंटी सेविंग्स है। आपने जो प्लान किया इन्वेस्टमेंट कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे साल भर में, वो एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है। आपने एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली में जो आप सेव करते हो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। एक्चुअल सेविंग को बोलते हैं एक्सपोस्ट सेविंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, प्लान या डिजायर्ड सेविंग्स को बोलते हैं प्लान सेविंग्स, प्लान या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं प्लान इन्वेस्टमेंट या फिर एक्स एंटी सेविंग्स। एक्स एंटी इज प्लान और पोस्ट मतलब एक्चुअल। अगर इकोनॉमी में सभी लोग सेव करना ज्यादा चालू कर देंगे, अगर हम सब सेविंग्स को बढ़ा लेंगे कि हम खर्च कम करेंगे, सेविंग्स करते चले जाएंगे, ओवरऑल इकोनॉमी की सेविंग्स या तो डाउन हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम खर्च ही नहीं करेंगे तो किसी दूसरे की इनकम बनेगी नहीं। अगर सब लोग सेव, देखो हम सब एक दूसरे से पैसे कमाते हैं,
तो अगर एक इंसान बचा लेगा, सेव कर लेगा, तो बाकी सारी जो सर्कल है, चेन है, साइकिल है, वो टूट जाएगी। इफ ऑल पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द proportion ऑफ इनकम दे सेव, दैट इज if the MPS of economy increases, the total value of savings in economy will not increase, it will either decline or remains unchanged, बराबर रहेगा या कम हो जाएगा। This result is known as paradox of thrift, which state that as people become more thrifty, they end up saving less. ज्यादा सोचोगे मैं सेव करूंगा तो आखिरी में सेविंग्स जो है कम होगी या सेम हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी। दिस रिजल्ट through sounds apparently impossible is actually a simple application of model we have learned। तो भैया आपको लग रहा होगा ये impossible, लेकिन ये बहुत सिंपल है। हमारा खर्चा ही किसी की इनकम बनती है, फिर वो खर्च करता है। जैसे मैं और मेरा मकान मालिक, मैं जिस मकान में रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ मान लेते हैं, तो मेरा मकान मालिक क्या करता है, अपने बच्चे को ट्यूशन लगवाता है, उसकी ट्यूशन की फीस मान लेते हैं, मैं उसको अकेले ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 10,000 रुपये महीना लेता हूँ, तो 10,000 रुपये मेरी इनकम है उस बच्चे से, और 10,000 रुपये का ही मेरा रेंट है। अगर मालिक बोलेगा कि मैं बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, तो भैया मैं रेंट भी दे नहीं पाऊंगा, फिर कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा? आप हम दो ही हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, समझ लो अगर हम दो ही हैं तो उनकी मेरे से चलती है इनकम और मेरी उनसे इनकम चलती है। एक बंदा रोक लेगा, दूसरे की सेविंग्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, उसकी इनकम आएगी नहीं। हम खर्च करते हैं तो हमारा खर्चा किसी की इनकम बनते हैं, हम खर्च ही नहीं करेंगे, उसकी इनकम नहीं बनेगी, ना वो खर्च करेगा ना वो सेव करेगा। तो इसीलिए अगर सब लोग सेविंग्स को बढ़ा देंगे ना, तो इकोनॉमी में सेविंग सेम हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, मैंने आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। एक बार आप सारे के सारे फॉर्मूलों को फिर से चेक कर लो। सबसे पहले एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। एडी एग्रीगेट डिमांड, फॉर्मूला है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एएस इसका फॉर्मूला है सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। एएस किसके बराबर है? वाई के, एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट के बराबर होता है। कंजप्शन फंक्शन ए बार प्लस बी वाई, सेविंग फंक्शन माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और इनकी वैल्यू 0 to 1 के बीच रहती है। के मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, इसकी वैल्यू 1 to इन्फिनिटी होगी। इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब एमपीएस 1 होगी। इन्फिनिटी कब होगी? जब एमपीएस 0 होगी। इसी को ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, जब एमपीसी 0 होगा तो के इन्फिनिटी होगा, और जब एमपीसी 1 होगा, अगर एमपीसी 1 है तो के कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां इनकम कंजप्शन के बराबर हो या सेविंग 0 के बराबर हो। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी? जब एडी एएस के बराबर होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट के। सेविंग कौन सी? प्लान सेविंग। इन्वेस्टमेंट कौन सी? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप कभी न्यूमेरिकल बना रहे होगे, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर आप कभी न्यूमेरिकल बना रहे होगे और उसमें क्वेश्चन में डेल्टा आई यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख जाए, चाहे वो गिवन हो चाहे वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अगर दिख गया कभी भी डेल्टा आई, लिख लो इस बात को, क्वेश्चन आता है इससे। अगर डेल्टा आई क्वेश्चन में गिवन है तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाएंगे। पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या तो आपको दिख जाए या तो गिवन हो या रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, डेल्टा आई दिख जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करोगे। के का पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अब इसमें सॉरी बहुत अलग अलग टाइप के ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल आता है तो मैं तुम्हें लगभग 15 सवाल, अराउंड 15 क्वेश्चन में तुम्हें कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा था कि 100 मिनट के अंदर करा दूंगा रिवीजन, तो 100 मिनट में करा दूंगा अच्छे से, बिल्कुल चिंता मत करो। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है, आपको इन्वेस्टमेंट पूछा, आप सबको पता होना चाहिए एस ही आई के बराबर है। ठीक है, इकोनॉमी में एस आई के बराबर है। तो कभी भी ऐसे आपको कंपोनेंट दिया गया हो जहां पे सेविंग्स पूछ ले, आपको कंजप्शन आपको पूछ ले, तो कंजप्शन या सेविंग फंक्शन का यूज करना है। दैट्स इट, 3 नंबर में सिंपल सादा सवाल आएगा। क्योंकि सेविंग पूछा है तो सेविंग फंक्शन, सेविंग ही तो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, एक ही बात है। इसका क्या फंक्शन है? माइनस ए बार प्लस
1 माइनस बी वाई, ये 1 माइनस बी MPS है, ये भी ध्यान रखना। सेविंग तो पूछा है आपको, एस तो आई के बराबर ही होता है। ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है, लेकिन हमें -50 लेना है। MPC 0.8 है, बट आपको MPS लेना है, या फिर 1 माइनस 0.8 लिखो, सॉल्व करके 0.2 ही आएगा। इंटू वाई कितना है 800, पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, 80 इंटू 2 160, माइनस का 50, 110 आपका आंसर आ गया। पेपर में सर्कल मत बनाना, यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया 110 करोड़। जो भी फिगर करोड़ में दे रखी होगी तो करोड़ लिख देना, अदरवाइज खाली 110। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सी फंक्शन लगाओ तो सी निकल आएगा, एस फंक्शन लगाओ तो एस निकल आएगा। ऐसा भी हो सकता था इस क्वेश्चन में कि एस या आई आपको गिवन दे दे और आपको MPS पूछ ले या MPC पूछ ले या Y पूछ ले, मतलब कोई भी एक चीज पूछ सकता है यहाँ पे। जैसे A बार प्लस BY, 1 2 3 4, 4 आइटम है ना, इनमें से 3 दिया होगा, चौथा आपको निकालना होगा। ये हो गया -A बार प्लस 1 माइनस BY, ये MPS है, ये Y है, ये A बार है। तो इनमें चारों में से भी आपको ना इन 3 कोई भी दिया होगा, आपको चौथा कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट सेकंड, फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑटोनोमस कंजप्शन है 200, MPC है 0.75, नेशनल इनकम है 15। आपको C निकालना है। A बार प्लस BY, A बार कितना है 200, B है MPC, सब दिया हुआ एज इट इज है ना। MPS दिया होता तो 1 में से माइनस करके MPC निकाल लेते। नेशनल इनकम है 1500। अब आप सॉल्व कर लो, 1500 को 0.75 से करो मल्टीप्लाई, 1500 इंटू 0.75, इट्स 1125 प्लस 200 1325। सोचो एक लाइन का है, तो पहला पैटर्न तो ये हो गया, आपको सी फंक्शन या आपको एस फंक्शन दिया होगा, या वो लगाकर आप आराम से जो कंपोनेंट चाहिए वो आप निकाल सकते हो। लिख लो इसको। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, अनदर टाइप, सॉरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सी फंक्शन गिवन होगा, या तो आपको सी और आई गिवन होगा, या तो एस और आई गिवन होगा। सी फंक्शन, एस फंक्शन और आई आपको गिवन होगा। तो अगर आपको सी फंक्शन गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे y इक्वल टू सी प्लस आई। आप सबको पता है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और एस आई के बराबर होता है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो। और आपको पूछा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, तो AD का फॉर्मूला C प्लस आई होता है, और Y का फॉर्मूला भी C प्लस आई होता है, और AD AS के बराबर होता है, और AS भी Y के बराबर होता है। ये सब तो आपने पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं है। तो आपको C दिया है, I दिया है, तो आपको Y का लगाना है फॉर्मूला, Y इक्वल टू C प्लस आई। तो ये रहा Y, C कितना है, ये रहा C प्लस I कितना है 500, तो 500 प्लस 300 800, ये रहा Y माइनस 0.8y इक्वल टू 500 प्लस 300 800। एक y में से 0.8y जाएगा, 0.2y इक्वल टू 800, तो y इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 0.2, 4000 आ गया आपका y। कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो आप एक काम करो, आपके पास y है 4000, ऐसी i के बराबर होता है, वो कितना है 500, तो c निकल जाएगा y माइनस एस, 4000 माइनस 500 इज 3500, ये आपका C कंजप्शन निकल गया। ठीक है। अब बच्चों एक तरीका और भी था ऐसे कैलकुलेट करने का। C फंक्शन दिया गया है आपको, क्या है C, 300 प्लस 0.8y C प्लस I कितना है क्लास 500, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितना है 500। एक सेकंड, I करोगे क्यों आप, I की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा C फंक्शन है, और Y आपने कैलकुलेट कर लिया है ना। Y कितना है, Y कितना है 4000 प्लस ये 300, ये आ गया C, तो C इक्वल टू 4000 इंटू 0.8, इट्स 3200 प्लस 3500। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल या लॉन्ग में, दोनों में ही आंसर जो आएगा वो 3500 आएगा। तो पहला पैटर्न, जो पहला टाइप है, उसमें C या S फंक्शन लगाना है आपको, जो कंपोनेंट गिवन नहीं है वो निकल आएगा। सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन आता है,
उसमें सी फंक्शन गिवन होगा या एस फंक्शन गिवन होगा, आपको वो लगाना है। जैसे इस फंक्शन में भी देखो सी गिवन है, कितना गिवन है देखो, सॉल्व करते हैं जरा। तो ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, ये एमपीसी वाई। अगर कोई बोले कि सी से एस फंक्शन निकालो तो मैं एस फंक्शन में निकाल लूंगा, माइनस ए बार, ये 0.8 एमपीसी है तो 0.2 एमपीएस हो जाएगा, ये आ गया सेविंग फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन को देखकर सेविंग फंक्शन निकालना नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। अच्छा, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी विल बी 1, सॉरी, तो ये सी है। अच्छा एक बात बताओ, एपीसी 1 के बराबर कब होता है, जब इनकम कंजप्शन के बराबर होगा या जब सेविंग्स 0 होगी। तो ये कंजप्शन फंक्शन है, जब इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में बराबर होंगे, y की जगह c है ना, y c, तो c की जगह लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, इस y को इधर भेज दो, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 20, 0.2y इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2y, तो ये 100 आ गया। ठीक है, तो जब आपकी इनकम 100 होगी तो उस सिचुएशन के अंदर एपीसी 1 होगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेविंग फंक्शन आपने निकाल ही लिया है, ये आ गई सेविंग फंक्शन। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां एपीसी 1 के बराबर होता है, यानी इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, तभी तो एपीसी 1 होगा। अगर इनकम कंजप्शन बराबर है, 100 कमाया 100 खर्च किया, तो बचत क्या है, सेविंग्स क्या है, 0, एस को 0 ले लो, 20 को यहाँ ले आओ, ये आएगा 0.2 इज इक्वल टू वाई, पॉइंट हटेगा 200 अपॉन 200। तो भाई अगर आपकी इनकम 100 है तो उस सिचुएशन में एपीसी 1 के बराबर होगा और एपीएस 0 के बराबर होगा। और मैंने दोनों तरीके से इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया, दोनों तरीके से। मैं और आपके लिए अगर सिंप्लीफाई करूं चीजों को, इनकम कितनी मान रहे हो, 100, और जो सी है वो कितना दिया है, 20 प्लस 0.8, इनकम कितनी मानी 100, तो ये 80, तो सी भी आ गया 100, इनकम 100, कंजप्शन 100, और एपीसी सी अपॉन वाई, 100 अपॉन 100 कटे क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी तरीके से प्रूफ कर लो, इतने तरीके बता दिए, पेपर में एक ही करना है आपको। अब ये भी एक ऐसी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग फंक्शन दिया है और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट मतलब आई दिया है, तो अगर एस और आई आपको दिया है, आपको पता है एस आई के बराबर होता है, तो बस इक्वेशन बना लो, -10 प्लस 0.20y इज इक्वल टू आई, आई कितना 240, ये है सेविंग्स, ये है इन्वेस्टमेंट्स, और एस और आई दोनों आपस में बिल्कुल बराबर रहते हैं, एस आई के बिल्कुल बराबर है, तो ये पूरा का पूरा है एस और ये पूरा का पूरा आई, ये 10 उधर भेज दोगे, 0.20y इज इक्वल टू 240 प्लस 10, ये आ गया 250, तो 0.20y इज इक्वल टू 250 आ गया। सो y इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.20, अगर मैं 250 को डिवाइड दूं 0.20 से तो y कितना आएगा 1250, इनकम आ गई 1250। आपको पूछा इनकम, तो s इज इक्वल टू आई, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो बराबर होता है भाई, एस आई शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बराबर है, एडीएस के बराबर होता है तो एसबीआई के बराबर हो गया, तो एस ले लिया, आई 240 ले सॉल्व किया, वाई आ गया 1250, और क्या निकालना है, ये तो आ गया 1250। अगला, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, कितनी और इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि हमारी इनकम डबल हो जाए। तो भाई एक बात बताओ, आपके पास जो पहली इनकम है वो है 1250, अगर डबल हो गई तो दूसरी कितनी बनेगी 2500, 25 बनेगी ना, 1250 का डबल कितना 2500, तो चेंज इन वाई कितना आ गया, चेंज इन वाई आ गया 1250, मतलब 2500 माइनस 1250, चेंज इन वाई जो आ गया वो आ गया 1250। अच्छा अब एक बात बताओ, डेल्टा आई तुम्हें क्वेश्चन में जब भी दिख जाएगा तुम के दोनों फॉर्मूलों को लगाओगे, तो के का पहला फॉर्मूला क्या है 1/MPS, ये सेविंग फंक्शन है, तो सेविंग फंक्शन में ये जो होता है वो MPS होता है वाई के साथ, कंजप्शन फंक्शन में जो होता है उसे MPC बोलते हैं, तो 1/0.20 कट के यहाँ पे 20, 25 जा 100, के आ गया 5, के एक और फॉर्मूला लगाओ डेल्टा वाई 1250 अपॉन डेल्टा आई,
कितनी इन्वेस्टमेंट और करेंगे ताकि इनकम जो है वो 1250 से बढ़ जाएगी। अगर मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू 1250 अपॉन 5, तो 1250 को 5 से डिवाइड दे देंगे तो 250 आएगा। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 250 करोड़। तो 250 करोड़ रुपए की अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर दें तो इनकम 5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि ये 5 है और 250 करोड़ से 5 गुना बढ़ के 1250 करोड़ बढ़ जाएगा। और पहले था 1250, ये और इंक्रीज होगा तो जो नई इनकम बनेगी वो बन जाएगी 2500, विच इज डबल ऑफ 1250। ठीक है सॉरी। तो ये पूरा का पूरा, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा था, समझ आ गया होगा। एक और भी ऐसे ही क्वेश्चन हमने ले लिया है। सेविंग्स दे रखी है और इन्वेस्टमेंट है 1100, आपको इनकम और कंजप्शन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, एस आई के बराबर दिखा दो। एस है -100 प्लस 0.6 वाई, आई आपका है 1100, उधर भेज दोगे 0.6 वाई इज इक्वल टू 1200, सो वाई इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई 0.6। अब 1200 को 0.6 से डिवाइड दोगे तो वाई आएगा 2000। इनकम जो आ गई वो कितनी आ गई, 2000 करोड़ की आपकी इनकम आ गई। कंजप्शन पूछा है तो देखो इनकम कितनी है 2000, सेविंग्स ही आई के बराबर होता है 1100, तो कंजप्शन कितना आ गया 900। या तो आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी यस फंक्शन है, सी फंक्शन निकाल लो। ये -100 है, प्लस का 100, 0.6 है तो 0.4 वाई, ये सी फंक्शन हो गया। तो सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4, वाई कितनी लिया आपने 2000, तो पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, 249 800 प्लस 100, सी आ गया 900। एक और तरीका भी है, वो तरीका पता है क्या है, आप सेविंग फंक्शन में ही वाई की वैल्यू को रख दो 2000, तो सेविंग निकल के आ जाएगा 1200 माइनस 100, सेविंग आएगा 1100, सेविंग 1100 आएगा, इनकम में से 1100 घटा दो, आपका कंजप्शन आ जाएगा। तरीके बहुत है, जितना खींचना हो, लंबा करना हो, अलग अलग तरीका अपनाना हो, बहुत है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, एक और थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है जो बहुत सिंपल है, जहां पे कभी भी डेल्टा आई अगर गिवन हो ना तो के दो फॉर्मूले लगाने, 1/MPS और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दोनों फॉर्मूले आपको के यूज करने हैं इन केस डेल्टा आई क्वेश्चन में दिख जाए। अभी ये छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है पेपर में, MPC निकालना है, K4 है, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS, K4 है इज इक्वल टू 1/MPS, सो MPS इज इक्वल टू 1/4, तो MPS आएगा 0.25। लेकिन पूछा क्या है MPC, तो आपको पता है कि MPC जो है वो 1 माइनस MPS है, क्योंकि MPC प्लस MPS 1 होता है, सो MPC आएगा 1 माइनस MPS, तो 1 माइनस 0.25 कितना आएगा 0.75, तो 0.75 हमारा ये आंसर आ गया। ओके डन, तो ये आ गया 0.75 7th क्वेश्चन में। इन एन इकोनॉमी, देखो जैसी मैंने पढ़ा MPC 0.75, मेरे दिमाग से तुरंत ही आवाज आई कि भाई MPS होगा 0.25, बिकॉज दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300, अगर इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ गई तो इनकम कितने से बढ़ेगी, ये पूछ रहा। तो कभी भी डेल्टा आई दिख जाए के दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला 1/MPS 1/0.25 विच इज 4 टाइम्स, और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई आ गया ये 1200 सॉरी ये आ गया आंसर। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ से बढ़ेगी तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी 1200 करोड़ से, और पहले कितनी होती दी होती तो 1200 इंक्रीज करके बता देता मैं आपको अब कितनी है, बट इसमें इतना ही पूछ रहा है बस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, ज्यादातर बच्चे इसको 0.75 75% मतलब 0.75 को APC समझ बैठते हैं। भाई ये बोल रहा है कि
बढ़ी हुई इनकम का 75% बढ़ा रहे हो। बढ़ी हुई इनकम का मतलब एमपीसी, खाली इनकम को होते तो एपीसी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़। कैलकुलेट डेल्टा वाई डेल्टा सी। कभी भी डेल्टा आई दिख जाए तो पहला फॉर्मूला 1/MPS, अगर 0.75 है तो MPS होगा 0.25, के आ गया 4। फिर के का एक और फॉर्मूला है, टाइम्स में आता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई जो है मुझे नहीं पता, डेल्टा आई मुझे पता है 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी 4000 करोड़ से। I'm सॉरी। अगला क्या है, टोटल इंक्रीज इन सी। अच्छा, चेंज इन सी किस फॉर्मूले में आता है? चेंज इन सी किस फॉर्मूले में आता है? चेंज इन सी एमपीसी के फॉर्मूले में आता है। तो एमपीसी जो है वो है 0.75, पता है आपको। चेंज इन सी मुझे नहीं पता। चेंज इन वाई आ गया 4000, तो 4000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, तो चेंज इन सी जो निकल कर आएगा 4000 इंटू 0.75 विच इज 3000। तो जो चेंज इन सी है वो कितना आ गया आपका? 3000 करोड़, यानी 3000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेंज इन एस पूछेगा तो चेंज इन वाई में से चेंज इन सी घटा दोगे, मतलब 4000 में से 3000 घटा दोगे तो चेंज इन एस आ जाएगा 1000। वही चेंज इन आई भी है 1000 का। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी एवरी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ द राइज इनकम इज सेव्ड। बढ़ी हुई इनकम का 10% सेव कर लिया जाता है। बढ़ी हुई इनकम 10% मतलब 10/100, 0.1। फ्रेश इन्वेस्टमेंट, देखो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई 120 करोड़ टेक प्लेस। कैलकुलेट चेंज इनकम, चेंज इनकम बिल्कुल सेम, के दोनों फॉर्मूले लगाओ। डेल्टा आई मुझे दिख गया, पहला 1/MPS विच इज के आ गया 10 टाइम्स। फिर के का एक और फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई जो आ गया वो आ गया आपका 1200 करोड़। ठीक है, डेल्टा वाई जो आ गया आपका 1200 करोड़ आ गया। अब इसके बाद आपको चेंज इन कंजप्शन पूछा है तो एमपीसी का लगा दो फॉर्मूला, एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अगर एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी है 0.9। चेंज इन सी मुझे नहीं पता कितना है, चेंज इन वाई आ गया 1200, तो 1200 को 0.9 से अप्लाई कर दोगे तो चेंज इन सी कितना आएगा? 1080। जो चीज निकालने को बोला है वो किस फॉर्मूले में आता है ये आपको देखना पड़ेगा बस। ठीक है, ये हो गया आंसर। 10th क्वेश्चन डन। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 300 करोड़, डेल्टा आई 300 करोड़, एमपीसी 2/3। कैलकुलेट नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई आपको पूछा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई आपको पूछा है। के दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फॉर्मूला के का 1/MPS, अगर MPC 2/3 है तो MPS कितना होगा? 1/3। देखो यार, इतने टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 3 में से 2 MPC है तो 3 में से 1 MPS होगा। नहीं तो आप ऐसा कर लो कि पॉइंट में करके देख लो तो भी ये 0.67 आएगा, 0.33 आएगा। अदरवाइज आप एक और फॉर्मूला लगा दो, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, जानते ही हो आप। तो जो MPC है वो 2/3 है, MPS हमको नहीं पता, इज इक्वल टू 1। सो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 विच इज कॉल्ड विच कम्स टू 1/3। कैसे भी कर लो यार, इतना छोटा सा दिमाग लगाना है आपको। 3 में से 2 अगर MPC है, 3 में से 1 MPS होगा, और के का फॉर्मूला 1/MPS। सॉल्व करोगे, इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये 3/1 है ऊपर जाएगा, ये 1/3 है ऊपर जाएगा 3/1, तो के आ गया 3। अब फिर के का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई तो पूछा है, डेल्टा आई 300, तो 300 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो 900 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये आ गया आपका आंसर। स्क्वायर ऐसे बना सकते हो या अंडरलाइनिंग कर सकते हो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम आपका आ जाएगा 900 करोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप 4। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहां पे ना आपको टेबल दिया रहता है और आपको टेबल बनाना है।
कंप्लीट करना है। तो ये सबसे आसान टाइप है, सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसको करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला एपीसी का लगाना है। सी गिवन है, वाई गिवन है, एपीसी सी अपॉन वाई, और जो फॉर्मूला लगाओगे नीचे लिख देना सी अपॉन वाई। 15/0 ये तो अनडिफाइन आएगा, 50/50 ये आएगा 1, 85/100 आएगा 0.85, 120/150 ये आएगा 0.8। ठीक है, अगर आपको एपीसी मिल गया तो 1 से घटा के एपीएस आएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्लैंक हो गया, अब यहाँ पे देखो क्लास क्या है, 1 है। अगर एपीसी 1 है, एपीएस 0, ये 0.85 है तो 0.15 आएगा, ये 0.80 है तो 0.20 आएगा। दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है तो एक निकाल लो, दूसरा आ जाएगा। तो एपीएस कैसे निकाला आपने, 1 माइनस एपीसी। एपीसी कैसे निकाला, सी अपॉन वाई। अच्छा, अब आपको एमपीसी आपको पूछा है एमपीसी, तो ध्यान से समझना, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो मुझे चेंज इन सी भी निकालना पड़ेगा एक कॉलम, और चेंज इन वाई भी निकालना पड़ेगा। तो पहला तो यहाँ ब्लैंक ही रहेगा, चेंज इन सी। 15 माइनस 0, क्योंकि सी तो ऊपर कुछ है नहीं तो पता नहीं है, छोड़ दो। 50 माइनस 15 ये आएगा 35। 85 माइनस, नीचे से ऊपर घटाते हैं ना, मतलब C3 माइनस C2, जैसे यहाँ C2 माइनस C1 किया, फिर 35 आ गया। 85 माइनस 50 ये 35 है। 120 माइनस 85 ये भी 35 है। चेंज इन वाई, इसके 0 के ऊपर तो कुछ पता नहीं है तो उसको ब्लैंक कर दो, हमें नहीं पता क्या है। 50 में से 0 गया तो 50, 100 में से 50 गया तो 50, 150 में से 100 गया तो 50। अब आपको एमपीसी निकालना है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये ब्लैंक आ जाएगा। 35/50 0.7, 35/50 0.7, 0.7। अगर एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस तो आसान है ना, फिर 0.3, 0.3, 0.3। अब के का फॉर्मूला क्या होता है, आप के का फॉर्मूला भी लिखोगे, और एमपीसी का लगाया है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी का C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का Y2 माइनस Y1, और के का फॉर्मूला क्या है, 1/MPS। तो 1/0.3 तो ये आएगा 3.33 टाइम्स, 3.33, 3.33। ठीक है, ये टेबल आपको कुछ भी गिवन हो, आप फॉर्मूला के ऐसा टेबल कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कई बार आपको टेबल में ना फिल इन द ब्लैंक पूछ ले आता है, ऐसा सिंपल टेबल नहीं पूछता कि सब कुछ आप ही निकालो। ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन जहां पे आपको ब्लैंक को कंप्लीट करना है, और सच में ये भी बहुत आसान है। देखो, अब बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, इनकम तो ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, बट आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई मेहनत का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपको एपीएस गिवन है, अगर एपीएस 0 है तो एपीसी कितना होगा, 1 होगा। सर आपको कैसे पता चला, ऐसे करना है, सीधे 0 से नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चला बताता हूँ आपको। मैंने देखा है सी गिवन है, ये वाई है, ये सी है, और वाई और सी का रिलेशन किसका होता है, एपीसी का, इसलिए से एपीसी पकड़ा मैंने। अगर एपीएस यहां पर 0 है जब इनकम 200 है तो एपीसी 1 होगा, और एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। तो यहां पे सी कितना है नहीं पता, वाई 200 है, सी नहीं पता, वाई 200 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी भी आ जाएगा 200। सॉल्व किया तो यहाँ पे सी कितना आ गया, 200। पहली चीज मिल गई, सारे ब्लैंक भरने, हर ब्लैंक लगभग आधे से 1 नंबर का होता है। अच्छा, अगला यहाँ पे भी वही काम है, एपीएस 0.20 है तो एपीसी कितना होगा, 0.80, 0.8 लिखो, 0.80 लिखो, बात बराबर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। तो सी कितना है यहाँ पे, 240, वाई नहीं पता, सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू 240 अपॉन 0.8, 240 अपॉन 0.8, 300, वाई आ गया 300। सेम यहां पे करेंगे, एपीसी एपीएस 0.75 है तो एपीसी 0.65 है, तो एपीसी एपीएस 0.35 है तो एपीसी 0.65 है, और एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, यहाँ पे सी 260 है, वाई का मुझे पता नहीं, सो वाई इक्वल टू 260 अपॉन 0.65, तो 260 है 0.65, वाई आ गया 400, वाई कितना आ गया आपका 400, तो यहां रख देते हैं कितना, 400। ठीक है, अब एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, यहां पे
इनकम कितनी है 100, कंजप्शन कितना है 140, तो सेविंग कितना आएगा माइनस का 40 अपॉन इनकम कितनी है 100, तो माइनस का 0.4 एपीएस यहां पर आ गया, एपीएस माइनस का 0.4। इनकम 0 है, कंजप्शन 80 है, तो सेविंग कितना आएगा -80 अपॉन 0 है, तो ये अनडिफाइन है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। अब तुम्हें एमपीएस निकालना है, ध्यान से अच्छे से सुनना, एमपीएस कैसे निकालना है। 0 लेवल पे तो ब्लैंक ही होता है, ये दो कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। यहां पर जो चेंज इन वाई है, रफ में देख लेना, यहां चेंज इन वाई कितना है 200, और यहां पे जो चेंज इन सी है, चेंज इन सी है ना, ये तो सी, चेंज इन सी कितना आएगा, अब पूरा कॉलम नहीं बनाना, 200 से 140 जाएगा, 60 बचेगा। तो अब यहां बताओ, इससे आपका एमपीसी निकल आएगा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, 60 अपॉन 200, अगर आप 60 को 200 से डिवाइड दोगे 0.3 आएगा। अगर एमपीसी 0.3 है तो एमपीएस कितना होगा 0.7, सीधी सी बात है, ऐसे कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे यहां पहले एस निकालेंगे, फिर डेल्टा एस निकालेंगे, फिर डेल्टा वाई निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, कॉलम मत बनाना, ऐसे ही कर लेना सिंपल। अगला, अब यहां पे भी देखो, यहां पे जो डेल्टा सी है, डेल्टा वाई तो हर जगह 100 ही 100 है, लेकिन जो डेल्टा सी है यहां पे वो कितना है 40, और एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 0.4। अगर ये 0.4 है तो ये कितना आएगा 0.6 आएगा। एक सेकंड, हाँ सही है, हमने एमपीसी निकाला। अब यहाँ पे अगर मैं एमपीसी निकालूंगा तो 0.2 आएगा, 20/100 0.2, तो एमपीसी 0.2, एमपीएस 0.2, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं, जो भी फॉर्मूले बनते हैं, और कैलकुलेट करना है, जिस भी वे में कर सकते हो आप। डन। तो मैंने आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस, अच्छे से कंप्लीट रिवीजन कराया। मैंने कहा था 100 मिनट्स के अंदर रिवीजन हो जाएगा, और मैंने विद इन 100 मिनट्स आपका अच्छे से रिवीजन करा दिया। तो आई होप आपको ये पूरा वन शॉट अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, और ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लोगे। इसके बाद मैं बजट, फॉरेन एक्सचेंज, वीओपी करा के मैक्रो पूरी खत्म कर दूंगा नेक्स्ट 3 डेज के अंदर। तो यहाँ तक अच्छे से लर्न कर लेना, तसल्ली से पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।